स्टूडेंट, कल हमारा यूपी टेट का बाल विकास का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था, लेकिन कल मैं ढंग से आपको समझा नहीं पाई थी। उसका रीज़न ये था कि मेरे पास मेरा बेटा बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा ही वो मस्ती कर रहा था, तो मैंने बस जल्दी जल्दी में वो कराया था। मैं आपका ये दोबारा से करा देती हूँ, या शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दूँगी और फिर हम देखते हैं आगे दूसरा टॉपिक लेके बैठेंगे, क्योंकि ये आप लोग की समझ में ढंग से आ नहीं पाया होगा। कल उसे जल्दी हो रही थी कि आप जल्दी करो मम्मी, तो इस चक्कर में मैं ढंग से नहीं समझा पाई थी। लेकिन उससे पहले, समझाने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक ही हम आज देखेंगे, जो कि हमारा है फर्स्ट टॉपिक बाल विकास। बाल विकास में एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने क्या कल किया था। तो बाल विकास में हमने देखा था विकास की अवधारणा और बाल विकास का अर्थ मैंने आप लोग को बताया था कि बाल विकास का क्या अर्थ है। तो बाल विकास का अर्थ है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास। चाइल्ड का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, 18 से जो नीचे के बच्चे होते हैं उन्हें चाइल्ड कहा जाता है, और डेवलपमेंट यानी विकास। तो बालक का विकास किस किस क्षेत्र में होता है, ताकि हम ये समझे कि बालक का विकास हुआ है। तो बालक का विकास धार्मिक विकास होना चाहिए, उसका आर्ट या संस्कृति, सामाजिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, दिमागी विकास होना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का जब विकास होता है तभी बालक का विकास माना जाता है। और बालक का विकास किस किस के द्वारा होता है, तो बालक के विकास में कौन कौन सहयोग करते हैं। बालक का विकास सबसे पहले घर के द्वारा होता है, परिवार के द्वारा होता है। यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है बालक के विकास में घर की है, परिवार की है, परिवार के सदस्यों की है। उसके बाद आस पड़ोस की भूमिका है बालक के विकास में, क्योंकि वो आस पड़ोस से बहुत सी चीज़ें देखता है, सीखता है, ठीक है। उसके बाद विद्यालय, क्योंकि बालक का ज़्यादातर समय घर के बाद विद्यालय में ही व्यतीत होता है, तो विद्यालय भी बालक के विकास में सहयोग प्रदान करता है। और सबसे बाद में समाज, इन सब के बाद, परिवार के बाद, आस पड़ोस के बाद और विद्यालय के बाद बालक समाज में प्रवेश करता है, और समाज में रहने का जो ढंग है वो समाज से सीखता है, किस तरह से सामंजस्य बैठाना है ये सब समाज से सीखता है। तो ये चार जो हैं महत्वपूर्ण हैं ये बालक के विकास में, परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय, समाज, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कराया था वृद्धि और विकास। तो वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, बहुत से लोग इसे एक ही चीज मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास में अंतर होता है। बहुत से लोग इसे वृद्धि एवं विकास को क्या करते हैं, इसका प्रयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धि और विकास में बहुत अंतर है। हमने फिर वृद्धि और विकास के वो कराए थे, क्या कहते हैं, अंतर बताए थे वृद्धि और विकास के। वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय तक होती है, ठीक है, और उसे नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, मापा जा सकता है, लेकिन विकास को नहीं मापा जा सकता। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकता नहीं है, और वो एक एज के बाद कम या ज़्यादा यानी घटता या बढ़ता रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने कराई थी मानव विकास की अवधारणाएं। तो मानव विकास की अवधारणाएं हमने कराई थी, और मानव विकास की अवस्थाओं को हमने बताया था। तो 7 कालों में विभाजित किया था। स्वानी का फोन तो नहीं, 7 कालों में हमने विभाजित किया था, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो विद्वान हैं वो जब इसका वर्णन करते हैं तो ज़्यादातर 4 ही अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। वैसे तो ये 7 बताई हैं आप लोगों को, कल मैं बता चुकी हूँ, लेकिन विद्वान लोग केवल 4 अवस्थाओं का वर्णन अधिकतर करते हैं। तो वो ये थी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। ये इनकी एज हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो शैशवावस्था क्या होती है, 6 वर्ष से जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को
अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। बच्चों में अनुकरण करने की बहुत मतलब अनुकरण करते हैं, जो आप उससे बोलेंगे, जो आप करेंगे वही वह करते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है कि बच्चों को इस समय गलत नहीं बोलना चाहिए, उनके सामने सही हर शब्द का सही उच्चारण करना चाहिए, ये इसीलिए कहा जाता है। बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि बोलते हैं, जैसे बहुत सी चीज़ों को अपने अलग नाम उनके रख देते हैं, पानी को अन्नी तन्नी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो बचपन में इस उम्र में जो सीखते हैं वही वो बोलते हैं। आगे है, और हमने बताया था कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था के, वो क्या करते हैं, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो आप जिन बातों की उनसे मना करेंगे वो वही काम करके देखते हैं। जैसा कि कल मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे ही बाल्यावस्था का मैं समझा चुकी हूँ, ये 6 से 12 वर्ष तक होता है। इनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है शैशवावस्था के मुकाबले में। किशोरावस्था ये 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है। देखिए, विकास के स्वरूप क्या है, मतलब किस रूप में हमें वो दिखाई देता है कि इसका विकास हो रहा है, कैसे हमें पता चलता है, कैसे आप ये जानेंगे कि विकास हो रहा है। तो वो हमें आकार में परिवर्तन होगा, अनुपात में परिवर्तन होगा, पुरानी संरचना या बनावट में परिवर्तन होगा। जो मतलब पहले दिखता था वो नहीं होगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, नवीन गुणों की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये इस तरह से हमें विकास में मतलब पता चलता है कि इसका विकास हो रहा है या रुक रहा है। आपने देखा होगा बच्चों की हाइट बढ़ती है, कुछ मोटे हो जाते, कुछ पतले हो जाते, तो ये क्या है, ये विकास के अंदर ही आता है। और विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, निरंतरता के सिद्धांत, यानी कि ये कभी रुकता नहीं है। मैंने जैसा कि बताया, ये हमेशा चलता रहता है। देखिए, विकास के सिद्धांत या नियम क्या होते हैं, 2 व्यक्तियों में अलग अलग खूबियां होती हैं। ठीक है, एक सी खूबी नहीं होती, तो उनका विकास भी अलग होगा। और विकास क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। ये इसकी जो गति होती है विकास की, जरूरी नहीं कि एक सी हो, ये समय के हिसाब से और एज के हिसाब से कम या ज़्यादा होती रहती है। और 20 साल के जब होते हैं तो ये एकदम धीमी पड़ जाती है विकास की गति। विकास का क्या है कि वो एक साथ नहीं चलता, मतलब एक क्रम से चलता है। ऐसे नहीं कि एकदम हुआ है ना, ऐसे नहीं होता। इसका क्या है, पहले सामान्य चलेगा, फिर उसके बाद बेसिक विकास होगा उसका, उसके बाद पूर्णता विकास होगा। और बालक के विकास पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो आसपास के वातावरण का या फिर वंशानुगत का प्रभाव पड़ता है। और बालक का विकास सबसे महत्वपूर्ण जो माना जाता है वो जन्म से 5 साल तक के विकास को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस समय बालक का दिमाग बहुत ज़्यादा एक तरह से जैसे बहुत ज़्यादा सीखना चाहता है, बहुत ज़्यादा उसे जिज्ञासु बालक जैसे कहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। तो एक जन्म से लेके 5 साल तक का जो विकास होता है वो बालक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विकास क्या है, जो कि एक आकृति, यानी कुछ भी उसकी जो भी आकृति है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें चेंज आ रहे हैं, उसे हम विकास कह सकते हैं। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि विकास की गति सबकी अलग अलग होती है और सबका विकास अलग अलग तरह से होता है, लेकिन जो विकास पे प्रभाव पड़ता है किसका, वातावरण का, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है और उसकी मानसिक या शारीरिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। वो अपनी हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है और वो अपनी क्षमता के अनुसार ही अपना विकास करता है। ऐसा नहीं है कि सब एक सा ही विकास करेंगे, ऐसा नहीं है। सबकी क्षमता अलग होती है, सबकी शारीरिक संरचना अलग होती है
और सबका दिमाग अलग होता है, तो वो अपने जो दिमागी स्तर है या अपनी क्षमता के हिसाब से ही विकास कर पाते हैं। अब हम देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वातावरण, भोजन, रोग, ग्रंथियों की क्रियाएं। ग्रंथियां कई हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में जो कि हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथियां हैं, पैराथायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, ऐसे ही करके बहुत सी ग्रंथियां हैं। तो ये सब क्या है? प्रभावित करती हैं। बौद्धिकता, लैंगिक भेद, जाति और संस्कृति, ये सब क्या है? ये सब विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास एक सतत, लगातार तथा ना रुकने वाली प्रक्रिया है। मैंने बताया है कि विकास कभी भी रुकता नहीं है। ग्रोथ रुक सकती है, वृद्धि रुक सकती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता। ये पूरे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास से बच्चे में आए सभी परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत मिलता है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास पर माँ बाप, घर का वातावरण, अड़ोस पड़ोस, बाहर का वातावरण, सीखने, परिपक्वता तथा आनुवंशिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। ये सभी बातें बच्चे के विकास पर प्रत्यक्ष रूप से अपनी छाप छोड़ती हैं। मैंने बताया कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो ये वही चीज बोल रहा है कि इसमें वातावरण, भोजन, रोग, ग्रंथियां, ये सब इसके कारक हैं। वो कैसे हैं? कुछ कारकों की क्या है? पारस्परिक जो अंतःक्रियाएं बालकों के मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो मिलकर पारस्परिक अंतःक्रिया करके बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कुछ कारक ऐसे होते हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक ही कारक प्रभावित करता है। तो ये इसी तरह से ये बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। और वंशानुक्रम क्यों प्रभावित करता है भाई? इसमें क्या होता है? वंशानुक्रम जन्मजात होती है। ठीक है, वंशानुक्रम के प्रभाव से वंशानुक्रम का प्रभाव तो केवल गर्भावस्था में ही नहीं, पूरे जीवन भर चलता है। ठीक है, ये भी विकास को प्रभावित करता है। आप लोग ने सुना होगा कि अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम होगी। बहुत से गुण ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स में होते हैं तो वो बच्चों में भी आते हैं। तो यहाँ वंशानुक्रम वही चीज है। ठीक है, आगे वातावरण कैसे प्रभावित करता है? वातावरण तो भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार से बालकों के शारीरिक और मानसिक शारीरिक तथा मानसिक विकास को प्रभावित करता ही है, क्योंकि उस पे घर का, परिवार का, उसके विकास पे बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है बालक के विकास पे? परिवार का, घर का। क्योंकि जो परिवार के सदस्य होते हैं वो किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह का माहौल है उसके घर में, इन सब बातों का बालक के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आगे मैंने बताया था भोजन, तो भोजन भी बालक के विकास में बहुत ज़्यादा बाधक भी है एक तरह से, और उसके सहयोग से उसका विकास अच्छा भी होता है। यानी विकास रुक भी सकता है और विकास हो भी सकता है। देखिए, ये भोजन का प्रभाव तो जब बालक पैदा भी नहीं होता तब से उस पर पड़ने लगता है। कहते हैं जैसा भोजन माँ को दिया जाएगा उसका प्रभाव बालक की जो स्वास्थ्य है उस पर जरूर पड़ता है। अगर माँ को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा, तो बच्चा भी स्वस्थ नहीं होगा। इसका मतलब माँ को पौष्टिक भोजन मिलेगा तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। और जन्म के बाद तो बच्चे का सीधा संबंध भोजन से है। अगर उसे ढंग का भोजन नहीं दिया जाएगा, पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाएगा, तो उसका दिमाग भी कमजोर हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, और वो ढंग से कुछ ना तो सीख पाएगा और ना ही उसका विकास होगा।
बालक का विकास रुक जाएगा पौष्टिक भोजन के अभाव में, और उसे तरह तरह के रोग भी हो सकते हैं जो उसके विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आगे रोग मैंने आपको बताया था कि बालक के विकास में रोग कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उसमें क्या है, जो बहुत सी बीमारियां होती हैं बालक को, शारीरिक या मानसिक बहुत सी बीमारियां होती हैं, तो वो क्या करती हैं, बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे बाल्यावस्था में, बचपन में कोई भी उसे मानसिक, जैसे गिर जाते बच्चे तो दिमाग पे चोट लग जाती है, सिर पे चोट लग जाती है, तो उसका जैसे उपचार नहीं किया जाए, इलाज नहीं कराया जाए, तो वो चीज़ उसके जीवन भर चलती रहती है। वो दिमाग से कमज़ोर हो जाते हैं, आँखों से उन्हें ढंग से दिखाई नहीं देता, या और भी उनको दिक्कतें हो सकती हैं, हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो बालक के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। आगे ग्रंथियों की क्रियाएं, तो ग्रंथियों की क्रियाओं में कैसे होता है विकास, मतलब ग्रंथियों की क्रियाओं में कैसे, ग्रंथियों की क्रियाएं कैसे योगदान करती हैं बालक के विकास में। ग्रंथियों का क्या है, देखिए जो आंतरिक रस स्त्रावन होता है, जो आंतरिक रस स्त्रावन की ग्रंथियां होती हैं बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बहुत प्रभाव डालती है। कैसे, पाइनियल और थाइमस ग्रंथि जो होती है, अगर उसकी अति से ज़्यादा सक्रिय होगी वो ग्रंथि, तो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास, मतलब शारीरिक और मानसिक विकास की उम्र तो बढ़ जाएगी, पर मतलब उसकी उम्र तो बढ़ जाएगी लेकिन उसका मानसिक विकास नहीं होता है। तो यही चीज़ है पाइनियल ग्रंथि की। पाइनियल ग्रंथि अगर अति से ज़्यादा सक्रिय होगी तो भी बालक के विकास में रुकावट आ जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। उसमें क्या होता है, बालक बहुत आयु तक मानसिक रूप से बच्चा ही बना रहता है। ठीक है, ऐसे ही और भी ग्रंथियां हैं, तो उसमें ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि इन ग्रंथियों का क्या है। जो थाइमस और पाइनल ग्रंथि होती है, इसमें क्या होता है, उम्र बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं होता। ठीक है, थाइमस और पाइनल जो ग्रंथि होती है, इसमें क्या होता है, उम्र बढ़ जाती है लेकिन बुद्धि का विकास नहीं होता। ऐसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, इसमें क्या होता है, ये अगर अति से ज़्यादा सक्रिय हो गई तो इसमें क्या होता है, बालक ठिगना रह जाता है, मतलब कम हाइट का रह जाता है। ठीक है, नहीं, अगर ये सक्रिय ना हो तो इसमें हाइट कम रह जाती है, और ये अगर सक्रिय ज़्यादा हो जाए अति से ज़्यादा, तो अति से ज़्यादा लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही है पैराथायराइड ग्रंथि। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम के स्तर, मतलब ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के स्तर को नियमित रखती है। पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है, हमारा जो ब्लड है उसमें जो कैल्शियम के स्तर को ये नियमित रखती है। ऐसे ही थायराइड ग्रंथि, आप लोगों ने सुना होगा, आजकल अधिकतर लोगों को थायराइड हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें मतलब इसकी जैसे ये थायराइड जैसे बढ़ जाता है तो बालक मूर्ख हो जाता है। ठीक है, इसके अभाव में, ठीक है, इसके अभाव में क्या होता है, बालक मूर्ख हो जाता है। आगे मैंने कारक बताया था बौद्धिकता, तो बौद्धिकता कैसे भाई बाधक हो सकती है या विकास में सहायक हो सकती है। बहुत से अध्ययन हुए हैं, उनमें पता चला कि जो बुद्धि का निम्न स्तर होता है वो रुके बिना, मतलब बुद्धि का जो निम्न स्तर है रुके विकास के कारण होता है, और बुद्धि का जो उच्च स्तर है द्रुत विकास के कारण होता है। ठीक है, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, वो 13 महीने की अवस्था में, प्रतिभाशाली बच्चों का क्या होता है, 13 महीने की जब होते हैं वो, तो उस अवस्था में, और मतलब बच्चे जो होते हैं वो कैसे, मतलब किस अवस्था में बोलना सीखते हैं, तो वो किस श्रेणी में आते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो 13 महीने की अवस्था में बोलना सीखते हैं। ठीक है, और औसत बच्चे 14 महीने की अवस्था में बोलना सीखते हैं। सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी। 13 महीने की अवस्था में औसत बच्चे बोलना सीखते हैं, 13 महीने की अवस्था में औसत बच्चे बोलना सीखते हैं, और 14 महीने की अवस्था में प्रतिभाशाली बच्चे।
22 महीने में कौन बच्चे बोलना सीखते हैं? जिनकी जड़ बुद्धि होती है, ठीक है। जो बच्चे जड़ बुद्धि वाले होते हैं वो 22 महीने की अवस्था में बोलना सीखते हैं। देखिए थोड़ी सी मैं कंफ्यूज हो गई थी, थोड़ा सा मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो रहा है। मैं पहले सही बोल रही थी, फिर बाद में गलत बोलने लगी। खैर कोई बात नहीं है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, कभी कभी हो जाता है। ये टाइम थोड़ा सा काम का होता है तो माइंड थोड़ा चल नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे कब बोलना सीखते हैं? 13 महीने की अवस्था में, ठीक है। और औसत बच्चे कब बोलना सीखते हैं? 14 महीने की अवस्था में। और जड़ बुद्धि वाले बच्चे जो होते हैं वो 30 महीने में चलना सीखते हैं। तो ये बौद्धिकता भी विकास में बहुत सहयोग करती है और बाधक भी होती है, इस तरह से, ठीक है। आगे मैंने क्या बोला था आपको? आगे हमारा विकास को प्रभावित करने वाला कारक था लैंगिक भेद। तो लैंगिक भेद क्या होता है? बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक तथा अन्य पक्षों के विकास में लैंगिक भेद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जन्म के समय क्या होता है? लड़के लड़कियों से आकार में कुछ बड़े होते हैं, परंतु लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक तेजी से बढ़ती हैं। आपने देखा होगा कि लड़कियों की हाइट जल्दी बढ़ती है और फिर लड़कों की नहीं बढ़ती है, लेकिन लड़कियों की हाइट 14 ईयर तक बढ़ती है, लेकिन लड़कों की 14 से 18 ईयर में बढ़नी प्रारंभ होती है और 18 के बाद बंद हो जाती है। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं। और उनकी अपेक्षा जल्दी मतलब वो वयस्क हो जाते हैं, जल्दी बड़े लगने लगते हैं। लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, जबकि लड़के देर में विकास करते हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का विकास देर में होता है। तो ये क्या है? लैंगिक भेद। आगे जो कारक है लास्ट, जाति और संस्कृति। जाति और संस्कृति के कैसे विकास में सहयोग करती है या बाधा उत्पन्न करती है? तो इसमें क्या होता है? कुछ जातियों के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? अन्य जातियों के बच्चों की अपेक्षा शारीरिक रूप से जल्दी विकसित हो जाते हैं। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा तो मेडिटेरियन जाति के बालक जो होते हैं उत्तरी यूरोप के बालकों की अपेक्षा शारीरिक रूप से जल्दी बड़े हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो ये क्या है? जाति और संस्कृति, मतलब विकास पे क्या जाति और संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे आज से विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए कि इसके कारक कौन कौन से हैं। ये हमारे सिलेबस में है। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक किस पे रहेगा, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं जब कोर्स हो जाएगा तो मैं रिवीजन भी कराऊंगी। अभी मैं बस कोर्स कंप्लीट करा रही हूँ जिससे हमारा जल्दी जल्दी आगे बढ़े। कल हम देखेंगे कि क्या है हमारा अगला टॉपिक। देखते हैं, एक मिनट। अगला टॉपिक हमारा, चलिए देखेंगे जो भी है। अभी फ़िलहाल इसी पे देखते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे समझ लीजिए, जो ना समझ में आए बता दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे बताइए, तो मैं उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, बताऊँगी आप लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।